इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो नैरेटिव पैराग्राफ है। ये क्या होता है, इसे लिखा कैसे जाता है और इसकी एग्जाम्पल्स पे कुछ बात करेंगे हम। तो ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं करवाते, स्टार्ट करते हैं। नैरेटिव पैराग्राफ के बारे में बताया गया है कि ये वो पैराग्राफ होता है जो स्टोरी बताता है। अब वो स्टोरी रियल भी हो सकती है और फिक्शनल भी हो सकती है। और इसके अंदर जो चीज़ हमें नज़र आती है वो ये कि इसमें टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। मतलब इस कहानी बताई जाती है कि किस चीज़ के बारे में कहानी है, कहाँ पर हुआ ऐसा, कब हुआ, कुछ इस तरह की डिटेल्स। और फिर उसको एंड कर दिया जाता है रिफ्लेक्शन के साथ। रिफ्लेक्शन का मतलब ये, या तो कोई ऐसा पॉइंट होगा जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे, या वो एंडिंग होगी। हो सकता है कि आप नैरेटिव पैराग्राफ बहुत सारे लिख रहे हो, वो पूरी स्टोरी पैराग्राफ्स को मिल के बने, तो इसका मतलब ये होगा फिर यहाँ पर कि वो फिर ट्रांजिशन पे एंड होगी और फिर वो दूसरे पैराग्राफ से कनेक्ट हो जाएगी। फिर वहाँ पर स्टोरी की मज़ीद बातें होंगी। लेकिन हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो ये है कि एक पैराग्राफ में कैसे स्टोरी लाई जाए, नैरेटिव पैराग्राफ। तो इसमें देखेंगे आप कि हम एक्शंस का जिक्र करते हैं, इवेंट्स बताते हैं और एक्साइटिंग डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके अंदर देखें, ये चंद चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई है। इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कहानी को, जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया। नेसेसरी डिटेल्स दी जाती हैं और फिर कंक्लूजन होता है। ये तीन इसके पार्ट्स होते हैं। इसकी डिटेल मज़ीद आप जानना चाहते हो तो आगे वीडियो में बताई जा रही है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि फिर नैरेटिव पैराग्राफ ऐसा है तो फिर डिस्क्रिप्टिव क्या होता है। इसमें देखिए एक डिफरेंस होता है, वो ये है कि ऐसा हो सकता है कि एक ही पैराग्राफ डिस्क्रिप्टिव भी हो और नैरेटिव भी हो। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ वो होता है जो कि चीज़ों की डिस्क्रिप्शन ज़्यादा देता है। ये चीज़ हुई तो कब हुई, कहाँ हुई, कलर कैसा था, डिज़ाइन, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी डिटेल में जाती है वो चीज़। तो ऐसा हो सकता है एक ही पैराग्राफ नैरेटिव भी हो और डिस्क्रिप्टिव भी हो। लेकिन डिफरेंस इसका ये पता चलेगा आपको कि नैरेटिव पैराग्राफ जो होता है ये बैकग्राउंड नॉलेज भी अपने रीडर को देता है। जैसा कि पास इवेंट्स वगैरह, कहानी में जो बातें चल रही हैं उसका पहले वाली बात से क्या ताल्लुक़ है। सही, कहानी इसके अंदर फोकस होता है, स्टोरी। नैरेटिव पैराग्राफ लिखने की जैसे कि भी हम बात कर रहे थे, तीन इसके पार्ट्स होते हैं। एक कहलाता है टॉपिक सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस होता है वो एक्सपीरियंस को इंट्रोड्यूस करवाता है। आप अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे लिख रहे हैं तो आप फर्स्ट पार्ट जो कि टॉपिक सेंटेंस होगा उसमें इंट्रोड्यूस करवा देंगे उस एक्सपीरियंस को, उस स्टोरी को। देन बॉडी में आप ये बताएंगे कि इसकी डिटेल्स क्या हैं। सही हो गया। ये बातें ऐसे हो सकता है समझ में ना आए, आगे इसकी एग्जाम्पल आने वाली है। सही है, तो मैं उसको वहाँ पर डिटेल में बताऊँगा। और जो उसका थर्ड पार्ट है जिसको कंक्लूडिंग सेंटेंस कहते हैं, वो रिफ्लेक्ट्स द एक्सपीरियंस। वो गौर फिक्र की तरफ हमें लेके जाता है और हम उसको एंड कर किसी कमेंट के साथ कि इस चीज़ के बारे में जो स्टोरी यहाँ पर हुई, फ़र्ज़ कर ले मेरे साथ ही हुआ, और फिर आखिर में एक कमेंट दे देता हूँ कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, या ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या था जो मुझे आज भी याद रहता है। इस तरह की बातें। अब देखो, इसके हवाले से मैं टिप्स कुछ देना चाहता हूँ। वो ये कि जब तुम नैरेटिव स्टोरी लिखने के लिए बैठो तो उसमें तुम पहले डिसाइड कर लो कि तुमने कौन से प्रोनाउन को यूज़ करना है। पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए। अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो मतलब ये होगा कि आप इस तरह जिक्र कर रहे हैं कि मैंने देखा, मैं वहाँ था, आए करके यूज़ करेंगे आप वहाँ। सही है। जैसे हम आमतौर पर अपनी ज़िंदगी की स्टोरीज़ दूसरों को बताते हैं ना, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि जिस वक्त मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो मेरे इतने दोस्त थे और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं वहाँ गया। अपनी बात कर रहे हैं ना। और अगर आप अपनी बात नहीं करना चाहते तो फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन होता है थर्ड पर्सन का पर्सपेक्टिव। मतलब ही शी इट करके बात करते हैं आप किसी और के बारे में कि वो वहाँ गया, उसने देखा और फिर दरवाज़ा खुला और वो अंदर दाखिल हुआ। वो तो पहले ये डिसाइड करना है कि किस पर्सपेक्टिव को तुमने लेके चलना है। दूसरी चीज़ जो है वो ये कि टेंसेस में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मतलब ये है कि अगर पास्ट में बात चल रही है तो पास्ट में होनी चाहिए, प्रेजेंट में चल रही है तो भी प्रेजेंट में होनी चाहिए। सही। ऐसा हो सकता है कि आप स्विच कर लें सेंटेंसेस को, जिस तरह कभी हम ऐसा करते हैं ना, डिस्कस करते हुए किसी चीज़ को कि ऐसा हुआ था और यूँ हुआ था, और आप जानते हैं ऐसा तो होता ही है। डिस्कशन, एक कमेंट देते हुए प्रेजेंट की तरफ आते हैं।
लेकिन स्टोरी में अगर आपने किसी एक टेंस का इंतखाब किया है तो फिर आप उसी को लेके चलेंगे। ठीक है, तो दो बातें हो गई। पहली बात आपको बताई कि आपने फर्स्ट पर्सन में बात करनी है या सेकंड पर्सन के पर्सपेक्टिव से बात करनी है। दूसरी बात ये कि एक टेंस यूज़ करना है, ये नहीं कि कभी ये वाला कभी वो वाला। तीसरी चीज़ ये कि ऐसा टॉपिक सेंटेंस लिखना है, यानी फर्स्ट सेंटेंस जो होता है टॉपिक सेंटेंस, वो ऐसा होना चाहिए कि वो रीडर को पकड़ ले। उसके अंदर सस्पेंस होना चाहिए, कोई एक्साइटमेंट होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर तुम्हें एक एग्जांपल दिख रही है, बात शुरू करते हुए बंदे ने यूँ कह दिया कि आई विल नेवर फॉरगेट द टाइम, मैं उस टाइम को कभी नहीं भुला सकता। आई पिक्ड आउट माई न्यू पपी, जब मैंने अपने न्यू पपी को पिक्ड आउट किया था। तो इस तरह करके बात शुरू की है उसने। एक और जो टिप है वो ये कि आपने करेक्टर, ज़ाहिर करेक्टर नहीं होगा तो स्टोरी कैसे बनेगी। या तो हो सकता है कि आपकी स्टोरी में बहुत सारे करेक्टर हों, हर करेक्टर को बताना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। जो इम्पॉर्टेंट करेक्टर है ना, उनको ही इंट्रोड्यूस करवाना है। हर करेक्टर जो कि मेन रोल ही प्ले नहीं कर रहा है, साइड करेक्टर बन रहा है, उस पर इतनी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। पांचवी चीज़ जो है वो ये, जिसको हम सेटिंग कहते हैं। सेटिंग का जब वर्ड यूज़ होता है तो उसमें टाइम और प्लेस दोनों आ जाती है। अब स्टोरी पास्ट में अगर चल रही है तो कितना अच्छा लगेगा कि आप उसके बारे में ये बता दें कि ये उस ज़माने की बात है, पाकिस्तान बनने से पहले फ़लाँ जगह पर, हिंदुस्तान के फ़लाँ कोने में मेरे दादा और दादी एक बहुत बड़ी हवेली में रहा करते थे। जब इस तरह आप सेटिंग ज़िक्र करते हैं ना, टाइम और प्लेस, तो ये चीज़ जो है आपके पर्सपेक्टिव को ज़्यादा आसान करके आपके रीडर तक पहुंचा देती है, और वो स्टेट ऑफ माइंड समझने लग जाता है उन कैरेक्टर्स की जो कि उस स्टोरी में है। एक और जो टिप है आपके लिए वो ये कि भाई हर चीज़ की ना यहाँ पर लिमिटेशन होती है। जब हम नैरेटिव पैराग्राफ लिख रहे हैं तो ये कहा गया है कि टॉपिक सेंटेंस आप लिख रहे हैं तो एक आ जाए, वो एक सेंटेंस में बात आ गई आगे, फिर उसके बाद हम टॉपिक सेंटेंस के बाद बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक से चार जुमलों के अंदर आ जानी चाहिए। सही हो गया, अभी इसकी एग्जांपल आगे आएगी। उसके बाद फिर आप अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट डायरेक्टली नहीं की, बल्कि आपने बैकग्राउंड बताया, फिर आपने स्टोरी स्टार्ट की। उसके लिए ये सेंटेंसेस होने चाहिए, 2 से 4 में बात हुई। फिर आगे जाके कन्फ्लिक्ट, कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, वो प्रॉब्लम उसके सामने आ गई, उस प्रॉब्लम को फिर रिजॉल्व करवाना है, उसके लिए इतने सेंटेंस यूज़ होने चाहिए। और फिर देन एंड भी तो करना है, प्रोवाइड अ कंक्लूजन, वो इतने सेंटेंसेस में हो जानी चाहिए। जब भी आप अपनी स्टोरी के इवेंट्स को और एक्शंस को पेश करें तो वो क्रोनोलॉजिकली पेश करें। क्रोनोलॉजिकल का मतलब ये, जो पहले हुआ है वो पहले बताएं, जो बाद में हुआ है उसको बाद में बताएं। जैसे क्रोनोलॉजिकल का मतलब हिस्टोरिकल समझ लें, हिस्ट्री में जो बात पहले थी वो ज़ाहिर है पहले थी, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। सही है, स्टार्ट द स्टोरी बाय डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम और आइडिया। सही, अब अगर आप किसी प्रॉब्लम या आइडिया को जिक्र करते हुए अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि ये मसला था और मैं सोच रहा था कि क्या करूं, अब आपने बिल्कुल पास्ट में बताया, फिर उसके बाद वाले एक्शंस, हो सकता है बंदे ने एक्सपेरिमेंट किए हो कि इस चीज़ को सही करने के लिए मुझे ये करना चाहिए या मुझे ये करना चाहिए, इस तरह लेके चल रहा है। यहाँ पर एक एग्जांपल है आपके सामने, देखें। आई नेवर बिलीव्ड इन एलियंस बिफोर वन नाइट लास्ट ईयर। अब ये टॉपिक सेंटेंस हो गया। अभी बात ये हो रही थी कि एंगेजिंग होना चाहिए ना, ऐसा कि तवज्जो पकड़ ले। तो देखें, ये अब उन चीज़ों के बारे में, एलियन का वर्ड ही उसने ऐसा बताया कि इंटरेस्ट यहीं पर ही बंदे का बढ़ गया कि इस स्टोरी को मुझे पढ़ना चाहिए। मेरा एलियंस में 1 साल पहले कोई बिलीव नहीं था, और फिर वो आगे उसकी डिटेल्स बताने लग जाता है। देखो, डायरेक्टली स्टोरी स्टार्ट नहीं की, ये बात हो रही थी ना, टॉपिक सेंटेंस। अब बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखो। इट वॉज अ कोल्ड डार्क विंटर नाइट, वो एक ऐसी रात थी सर्दियों की जो सख्त सर्द भी थी और डार्क भी थी, अंधेरा। एंड आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम अ फ्रेंड्स हाउस, अपने दोस्त के घर से मैं वापस आ रहा था। फिर क्या हुआ, आई स्टॉप टू टाई माई शू, अपने जूते के तस्मे बांधने के लिए मैं रुक गया। व्हेन आई लुक्ड अप अगेन, जैसे ही मैंने ऊपर देखा दोबारा, आई सॉ अ राउंड ऑब्जेक्ट,
एक मैंने राउंड ऑब्जेक्ट देखा कमिंग टूवर्ड मी, जो मेरी तरफ आ रहा था। इट वॉज़ वेरी लार्ज एंड शाइनी, वो काफ़ी बड़ा था और वो शाइनी था, चमकदार था। आई couldn't बिलीव what आई वॉज सीइंग। मैं बिलीव ही नहीं कर सकता था मैं क्या देख रहा हूँ, मतलब अपनी आंखों पे एतबार नहीं रहा। बिफोर आई could शाउट और रन, इससे पहले कि मैं शाउट करता, चीखता या भागता, द ऑब्जेक्ट सडनली मूव्ड, वो ऑब्जेक्ट जो है सडनली मूव हो गया एंड देन डिसअपियर्ड, और फिर गायब हो गया। आफ्टर द ऑब्जेक्ट डिसअपियर्ड, जब वो गायब हो गया वो ऑब्जेक्ट, उसके गायब होने के बाद आई रैन ऑल द वे होम, मैं भागते हुए घर पहुंचा एंड कॉल्ड माई बेस्ट फ्रेंड, और अपने बेस्ट फ्रेंड को मैंने बुलाया। व्हेन शी पिक्ड अप द फ़ोन, अच्छा उसको कॉल की मैंने। व्हेन शी पिक्ड अप द फ़ोन, ये किसी बच्ची की कहानी चल रही है, उसने अपनी सहेली को कॉल की, सही है। तो जब उसने फ़ोन उठाया, आई कुडंट से एनीथिंग, तो वो बच्ची कहती है कि मैं कुछ भी नहीं कह सकी। आई न्यू, मैं जानती थी, शी वुड थिंक आई वॉज क्रेजी, मैं जानती थी वो यही समझेगी कि मैं पागल थी, मैं पागल हो चुकी हूँ, ऐसी बातें कर रही हूँ। और फिर एंड करते हुए देखो क्या कह रहा है, आई नेवर टोल्ड एनी वन अबाउट माई यूएफओ साइटिंग। यूएफओ साइटिंग का मतलब क्या है? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो आसमानों पर कभी शायद लोगों ने देख लिए हों, जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया, वही उड़न तश्तरी, जिसको हम कहते हैं स्पेसशिप वगैरह ना, तो ये उसके लिए वो वर्ड यूज़ होता है। तो ये एक नैरेटिव पैराग्राफ था, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर लिखने के लिए कि कैसे लिखा जाए। देखिए यहाँ पर कुछ टिप्स हैं, आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखें, रीसेंट एक्सपीरियंस या इंसिडेंट के बारे में जिसने आप पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन डाला हो उस चीज़ के बाद। ज़ाहिर है जो चीज़ आपने फ़ील की होती है, या कोई तकलीफ़ आपको किसी ने चीट कर दिया, तो ज़ाहिर है आप हर्ट हुए। अब इस तरह की बातें आप लिखेंगे, आप ज़ाहिर है कि फ़ौरन तो कंक्लूजन पे नहीं आएंगे ना, आप इंट्रोडक्शन देंगे। ये उस ज़माने की बात है जब मैं बस में सफ़र किया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक मैं बस में चढ़ा तो एक साहब जो है मेरे पास आके खड़े हो गए और मुझे एक बैग पकड़ा दिया। मैं उन्हें नहीं जानता था, बस आगे चली। इवेंट्स फिर आप आगे बताते हैं कि फिर ऐसा हुआ, उन्होंने इस मौके पर मेरी हेल्प की या मैंने हेल्प कर दी, लेकिन एट दी एंड मुझे पता चला कि वो बैग कोई बम था, उसमें कुछ भी था। अगर उसको बैड बनाना है या गुड बनाना है, पैसों से भर दो उसको, जो तुम्हारी मर्ज़ी हो, लेकिन वो सच होना चाहिए ताकि तुम्हें एक सच को बताने के लिए, छुपाते के लिए 10 झूठ ना बोलना पड़े। राइट राइट एंड इवेंट व्हेन यू आर प्राउड ऑफ समवन इन योर फैमिली, किसी पर तुम्हें नाज रहा अपनी फैमिली में, उस इवेंट के बारे में बता दो। छोटे भाई ने फर्स्ट प्राइज़ जीत लिया था, सही। थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू हैड टू डू समथिंग अगेंस्ट योर विशेस, अपनी ही मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कभी तुम्हें जाना पड़ा। इम्तिहानात चल रहे थे और तुम चाहते थे कि तुम सो जाओ, लेकिन तुमने तैयारी की, अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाना पड़ा, और फिर उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा आया कि तुम तमाम पेपर्स में पास हो गए। तो ये हैं वो सारी चीज़ें। थिंक ऑफ अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस यू हैव हैड, इट कुड बी फ्राइटनिंग और अम्यूजिंग। ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो यादगार हो सकता है वो खौफज़दा कर देने वाला हो या तफरीह देने वाला हो, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में लिख दो। तो ये है भाई नैरेटिव पैराग्राफ लिखने की कुछ एग्जांपल्स। कुछ और भी अगर आपके माइंड में इस तरह की बातें हैं, कुछ स्टोरी आप शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप पेश करें वहाँ पर ताकि और लोग भी देख सकें उसको और वो भी आपकी स्टोरी पर कमेंट कर सकें। तो भाई अपना ख्याल रखिएगा नेक्स्ट वीडियो तक, जिसमें हम ये बात करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।